निर्मक्षिकम इत्यत्र कस्मिन् अर्थे समासः? अभावार्थे। अव्ययम विभक्ति समीप सूत्र सबको याद है? हाँ, ये पक्का समझ लेना, 2 नंबर में भी आएगा और बड़े में भी व्याख्या करने के लिए आएगा, इसे याद कर ही लीजिए। चलिए दूसरा उत्तर बताइए। हिमस्य अत्ययः, यहाँ पर अत्ययः शब्दस्य कोऽर्थः? अत्ययो नाशः अथवा ध्वंसः। इति हरि, ये जो समस्त पद है इति हरि, किस अर्थ में समास हुआ है? शब्द प्रकाश, शब्द का प्रकाश होना या फिर प्रसिद्धि होना, ये भी अर्थ टीकाकारों ने लिखा है। अनुविष्णु में किस अर्थ में समास है? हाँ, अनुविष्णु। अनुविष्णु विसर्ग रहेंगे या नहीं? यहाँ पर विसर्ग होंगे या नहीं? क्यों बोल रहा है ना, अव्यय संज्ञक है ये, तो अव्यय दाप सुपा से लुक हो जाता है, विसर्ग नहीं रहते। यदि अदंत अव्ययी भाव है तो वहां विभक्ति श्रवण होता है? होता है, वहां पर अमादेश हो जाता है। कहाँ कैसे वो व्यवस्था बताई जाए। अब इसके पश्चात अर्थ हो गया। पश्चात अर्थ के बाद कौन सा अर्थ आता है अव्यय विभक्ति में? यथा। याद नहीं किया रे? बोलते क्यों नहीं इधर से? हाँ, सूत्र में पश्चात यथानुपूर्व योग पद्य है ना, इसके बाद यथा अर्थ है। तो आइए, यथा अर्थ में समास करना है, पर यथा का तो, यथा शब्द के तो बहुत सारे अर्थ होते हैं, इसलिए उसको बताया जा रहा है। योग्यता, वीप्सा, पदार्थानति वृत्ति, सादृश्यानि, यथार्थाः। ये बच्चा यथा के 4 अर्थ इन्होंने यहाँ पर बताए। तो अब जो 16 अर्थ में जो समास था उसमें से ये 4 भी उसमें जोड़ लेना, ये 19 अर्थ हो जाएंगे। ठीक है, एक यथा तो है ही है। तो पहला अर्थ है योग्यता, दूसरा, तीसरा पदार्थानतिवृत्ति और चौथा सादृश्य। ये 4 अर्थों में, यथा के 4 अर्थों में समास होगा। ठीक है, अब इनके क्रमशः उदाहरण देखिए। सबसे पहले योग्यता का उदाहरण लिख रहे हैं, अनुरूपम। क्या है? ये यथा का अर्थ है योग्यता, उस अर्थ में समास का उदाहरण है योग्यता। तो अनुरूपम का लौकिक विग्रह वाक्य क्या होगा? तब लिखा रूपस्य योग्यम इत्यर्थः। रूपस्य योग्यम, ये अनुरूपम का विग्रह वाक्य दिया। बनाना अति सरल है, रूपस्य योग्यम। चलिए अलौकिक विग्रह बताओ। वेरी गुड, सरल है। रूप नस और योग्यम अर्थ में कौन आ जाएगा? ये दर्ज दिखाई दे रहा है, ये है अनु। समास हो जाएगा इसी सूत्र से। अव्ययम विभक्ति समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् विभक्तेः लुकी कृते, विभक्तेः लुक, नसित्य से लुक जाता, तो विभक्तेः लुकी कृते रूप अनु इति स्थिते प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इति सूत्रेण अनु इत्यस्य उपसर्जन संज्ञायाम तस्य पूर्व प्रयोगे कृते अनुरूप इति स्थिते। अनुरूप इत्यस्य अव्यय संज्ञा अस्ति है। एक देश विकृत मनन्यवत न्यायेन अस्य समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञापि अस्ति। प्रातिपदिक संज्ञाया फलम अस्ति विभक्ति उत्पत्ति, अव्यय संज्ञाया फलम अस्ति अव्ययदाप सुपायति सूत्रेण विभक्तेः अत्र लुक प्राप्ते अनुरूप अग्रे सु अत्र सकारस्य लुकी प्राप्ते। किंतु अव्ययी भाव समासः अदंत अव्ययी भावः वर्तते अत्र तु। अनुरूप शब्दः अदंत अव्ययी भावः, अदंत अव्ययी भावत्वात् नाव्ययी भावात् दतुन्त पंचम्या इति सूत्रेण किं भवति? सो लुक न भवति अपितु तस्य स्थाने अमादेशः भवति। तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् इति सूत्रेण तृतीया विभक्तौ सप्तम्यां च बहुलेन अम् भावः भवति। तेन अनुरूपम् इति रूपं सिद्धम्। कुत्र कुत्र अनुरूपम इति भविष्यति इति भवन्तः जानन्त्येव, पंचम्याम् अमादेशः न भवति। तेन अनुरूप अमी पूर्व इत्यनेन पूर्व रूपे कृते अनुरूपम इति सिद्ध्यति। अत्र यथा शब्दस्य योग्यता अर्थः तस्मिन् अर्थे अत्र समासः जातम्। अनुरूपम अग्रे आगच्छतु। अत्र द्वितीयः वीप्सा अर्थः। वीप्सायां
उदाहरणम अस्ति अर्थम अर्थम प्रति इति प्रत्यर्थम। प्रत्यर्थम इति उदाहरणम। प्रत्यर्थम अत्र अव्ययीभाव समासः कस्मिन् अर्थे? वीप्सायां। द्वितीय अर्थ अस्मिन् अर्थे समासः। अस्य लौकिकं विग्रहवाक्यं किम्? अर्थम अर्थम प्रति इति अलौकिक विग्रहवाक्यम्। इति लौकिकं विग्रहवाक्यम् अर्थम अर्थम प्रति। अस्य अलौकिकं विग्रहवाक्यं किम्? पश्यन्तु किं लिखितमस्ति टीकाकारैः। अर्थम अत्र ङस् नास्ति। अस्य विग्रहवाक्यं भवति अर्थम प्रति इत्येवस्ति। वीप्सायाम, वीप्सा क्या चीज है? व्याप्तुम इच्छा वीप्सा, प्रत्येक को व्याप्त करने की इच्छा, प्रत्येक को कहने की इच्छा। जैसे अर्थम अर्थम प्रति, वीप्सा में हमेशा पद का द्विवचन हो जाता है, पद को द्वित्व हो जाता है, इसलिए यहां पर अर्थम अर्थम प्रति लौकिक विग्रह वाक्य में है। अलौकिक विग्रह वाक्य में हम द्वित्व वाले को नहीं लिखेंगे, प्रति के योग में क्योंकि द्वितीया है इसलिए हमने यहाँ अम लिख दिया है। तो अर्थ अम प्रति यह इसका लौकिक विग्रह वाक्य रहेगा। जहां वीप्सा होगा पद का दुर्वचन होगा, ये उसकी स्थिति है। इसलिए उदाहरण बन रहा है क्या? प्रत्यर्थम माने प्रत्येक अर्थ को, जिसका अर्थ होता है वीप्सा माने प्रत्येक को कहने की इच्छा। तो अर्थम अर्थम प्रति समास कर देना। समास प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लोक, ये अव्यय है प्रति, उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी इसकी और पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो प्रत्यर्थ, प्रत्यर्थ में यण कर देना, प्रत्यर्थ क्या बन जाएगा? प्रत्यर्थ शब्द अदंत है ना, तो इससे आगे अब जो स्वादि उत्पत्ति करोगे वहां पर उस विभक्ति का लुक नहीं होगा, उसको अमादेश होकर के प्रत्यर्थम बन जाएगा। ठीक है। यहां पर एक बात लिखी इन्होंने, प्रति शब्दस्य वीप्सायाम कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान सामर्थ्यात् तद योगे द्वितीया गर्भम वाक्यमपि। माने कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रति शब्द है ना, इसकी वीप्सा अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। अभी कारक प्रकरण में कर्म प्रवचनीय संज्ञा का एक प्रकरण है, कुछ सूत्र दिए गए। तो प्रति शब्द की वीप्सा अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान सामर्थ्यात् तद योगे द्वितीया गर्भम वाक्यमपि। इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी प्रति की। कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल है कि वहां द्वितीय विभक्ति का भी हो जाना। इस कारण से तद योगे प्रति के योग में द्वितीय गर्भम वाक्यमपि, द्वितीय गर्भ वाक्य भी रहेगा। कहने का मतलब क्या है? अर्थम अर्थम प्रति ऐसा वाक्य भी आप प्रयोग कर सकेंगे लौकिक विग्रह वाक्य को, और आप प्रत्यर्थम ऐसा समस्त पद भी प्रयोग कर पाएंगे। अभी तक तो क्या हो रहा था? अव्ययीभाव समास में ये अश्वपद विग्रह हम कर रहे थे, और इसमें ये समास नित्य समास है। नित्य समास के होने से ये जो लौकिक विग्रह है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा समास है कि जहां पर आप समस्त पद प्रत्यर्थम भी प्रयोग कर पाओगे और अर्थम अर्थम प्रति को भी प्रयोग कर पाओगे। क्यों? क्योंकि प्रति के योग में कर्म प्रवचनीय संज्ञा की गई और कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीय हो जाती है, तो इसलिए द्वितीय विधान सामर्थ्यात् यहाँ पर एक वाक्य भी आप प्रयोग कर पाओगे। तो दोनों चीजें यहाँ पर प्रयोग होंगी, लौकिक विग्रह वाक्य भी और उसका समस्त पद भी प्रयोग हो पाएगा। ठीक है। चलिए, योग्यता अर्थ कह दिया, दीप्सा को कह दिया, अब पदार्थानतिवृत्ति अर्थ को कह रहे हैं। क्या है? पदार्थ अनतिवृत्ति माने पदार्थ का उल्लंघन न करना, अनतिवृत्ति अर्थात उल्लंघन न करना। उदाहरण देखिए, उदाहरण यहां से है, शक्तिम अनतिक्रम्य यथा शक्ति। ठीक है। तीसरे अर्थ में समास बताया जा रहा है यथा के, यथा शक्ति। यहां पर यथा का शक्ति के साथ समास कर दिया। किस अर्थ में समास हुआ? ये पदार्थानतिवृत्ति। ध्यान दो, किस अर्थ में समास है? इस अर्थ में ये समास होगा। उदाहरण यथाशक्ति है, विग्रह वाक्य क्या रहेगा? शक्तिम अनतिक्रम्य। ये उदाहरण, ये इसका लौकिक विग्रह वाक्य है। शक्तिम अनतिक्रम्य, इसका अर्थ क्या हुआ हिंदी में? शक्ति का उल्लंघन न करना, माने जितनी शक्ति है उतने हिसाब से काम करना। ठीक है, उसको यथाशक्ति बोला जाता है। उसका लौकिक विग्रह वाक्य है शक्तिम अनतिक्रम्य। अलौकिक विग्रह वाक्य क्या लिखा है?
शक्ति अम यथा। तो ठीक है, शक्ति अम और यथा, यथा अव्यय है, शक्ति अम ये सुबंत है, दोनों का समास कर लेना, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, अम विभक्ति का लुक, स्थिति हो गई शक्ति यथा। यथा उपसर्जन संज्ञा और उपसर्जनम पूर्वम से, अरे गौरव कहाँ ध्यान है तेरा, पूर्व में हो जाएगा प्रयोग, तो यथा शक्ति होगा। यथा शक्ति शब्द अदंत तो है नहीं, ये तो इकारांत है, इकारांत होने से सुविभक्ति जो वहां पर आएगी, क्योंकि अभी अव्यय संज्ञक हो चुका है और उसका लुक हो जाएगा, अब वहां पर नाभ्य भावत तुंत पंचम्या नहीं लगेगा, तो इसलिए अब रूप बनेगा बिना विसर्ग वाला, यथा शक्ति। क्या बनेगा? विसर्ग मत लगा देना, बहुत लोग विसर्ग लगा देते हैं क्योंकि उन्हें फीलिंग नहीं आती है संस्कृत हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। पर अव्ययी भाव के जो अदंत को छोड़ करके जो इकारांत अथवा उकारांत जो शब्द उदाहरण देख रहे हो, वहां पर कभी विसर्ग नहीं, पूरी विभक्ति का ही लुक है, अम भाव वगैरह भी नहीं होता इधर, तो रूप बन जाएगा यथाशक्ति। हमने यथा शब्द के अर्थ पढ़े थे, यथार्थाः कति भवन्ति, चत्वारः यथार्थाः, केचते अब इनमें से योग्यता अर्थस्य किम उदाहरणम, अनुरूपम, विग्रह वाक्यम किम भवति, रूपस्य योग्यम इति विग्रह वाक्यम। बीप्सा, बीप्सा अर्थस्य किम उदाहरणम, प्रत्यर्थम, प्रत्यर्थम इत्यस्य लौकिकम विग्रह वाक्यम किम, प्रति। अत्र कश्चन विशेषः भवति, प्रति शब्दस्य बीप्सायां कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान सामर्थ्यात् द्वितीया गर्भम वाक्यमपि भवति। संपूर्ण अव्ययी भाव इस अव्ययम विभक्ति के इस प्रकरण में, अव्ययम विभक्ति का जो उदाहरण है, वहां लौकिक विग्रह वाक्य का प्रयोग करना साधु नहीं होता है, ठीक है, वो तो केवल जानकारी के लिए समस्त पद ही प्रयोग कर रहा है। पर यहाँ पर एक कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान सामर्थ्य से आप अर्थम अर्थम प्रति, इसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीया का विधान किया गया है, तो पाणिनि जी का द्वितीया विधान करना ये बता रहा है कि यहाँ पर विभक्ति श्रवण हो, इसलिए यहाँ पर अर्थम अर्थम प्रति भी प्रयोग होगा और प्रत्यर्थम भी। इसके पश्चात पदार्थानतिवृत्ति अर्थ है, इसका उदाहरण क्या है, यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति का अतिक्रमण न करना क्या कहलाएगा, यथाशक्ति। तो यहां पर पदार्थानतिवृत्ति अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है। इसी तरह से यथा भक्ति ऐसे शब्द भी बच जाएंगे, यथामति बनेंगे ना, यथा विधि, ये सभी बिना विसर्ग वाले शब्द यहाँ सिद्ध होंगे, क्योंकि अव्ययी भाव समास में अव्यय हो जाता है ये पद, और अव्यय दाप सुपह करके अदंत अव्ययी भाव है, अदंत अव्ययी भाव नहीं है, इकारांत है ये, तो इसलिए विभक्ति का लुक हो जाता है, विभक्ति श्रवण नहीं रहेगी। तीन अर्थों के बाद चौथे अर्थ में प्रवेश करते हैं, सादृश्यानि, सादृश्य अर्थ चौथा है जो कि यथा शब्द का ही अर्थ है, सादृश्य अर्थ में भी समास हो जाता है। यहां पर उदाहरण है सहरि, क्या उदाहरण है, सहरि, इसका लौकिक विग्रह वाक्य दिया हरेः सादृश्यम, क्या दिया, ठीक है, हरेः सादृश्यम सहरि बन जाएगा। प्रयोग करके बना के देखते हैं इसे। तो चलिए अब मुझे बताइए हम किस अर्थ में समास करने जा रहे हैं, सादृश्यम अर्थ में। सादृश्यम अर्थ यथा का ही एक अर्थ है, ठीक है, यथार्थ के भीतर जो सादृश्य है उसमें समास करने जा रहे। अस्य उदाहरणम किम, सहरि, सहरि इत्यस्य लौकिकम विग्रह वाक्यम, बोलते रहा करो ऐसे, ये तो एक फॉर्मेट में समास हो रहे हैं, इनका एक तरीका है निश्चित, ठीक है। हरेः सादृश्यम, हिंदी में अर्थ क्या होगा, हरि के समान, वेरी गुड, कोई पास कोई साथ, यानी क्या क्या कह रहे, हरि के समान माने हरि के जैसा है, हरेः सादृश्यम। यहां पर अलौकिक विग्रह लिखते हैं, क्या लिखेंगे, हरि ngस, ngस किया है या टा किया है,
क्या दिया है आपकी पुस्तकों में? दस दिया है। वैसे यहां पर टा दिया जाना चाहिए था। हरि, टा और सह। हम टा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इधर सह है, भले ही यहां षष्ठी दिखाई दे रही है, लेकिन सह के योग होने से तृतीया हो जाती है, इसलिए इधर टा दिया जाता है। ठीक है, आगे सह तो दिया होगा लौकिक अलौकिक विग्रह वाक्य में, है ना, इसलिए तृतीयांत रखना। चलिए हमने रखा। अभी तक तुम ज्यादातर षष्ठ्यंत प्रयोग कर रहे थे, लेकिन जहां सह साथ में लगा हो वहां तुम विग्रह अलौकिक विग्रह वाक्य में तृतीया रखना, बस ये याद कर लो। ठीक है, समास हो गया। समासत्वात् इसी का प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से विभक्ति का लुक। ये जो सह नाम का अव्यय है, इसका समास हुआ है हरिटा के साथ, क्योंकि अव्ययम का समर्थ सुबंत के साथ यहां समास चल रहा है। यहां हर जगह पर वन साइड में अव्यय, वन साइड में समर्थ सुबंत ऐसे रहेंगे। ठीक है, तो इस सह नाम के अव्यय का देखो, अव्यय कौन है? अव्यय प्रकरण में देख लेना, अव्यय वो पद हैं जिनसे विभक्ति उत्पत्ति नहीं होती या फिर उत्पत्ति होने के बाद उनका लुक हो जाता है, ये कह लीजिए ज्यादा। ठीक है, कुछ शब्द होते हैं सुबंत, कुछ होते हैं तिङंत, और कुछ दोनों ही नहीं होते हैं, उनको कहा जाता है अव्यय है। उनमें विभक्ति आपको नहीं लगी दिखाई देगी। आगे अब समासत्वात् प्रातिसंज्ञा विभक्ति लुक होने के पश्चात सह का क्या कर लेना है? पूर्व प्रयोग, उपसर्जन संज्ञा और पूर्व प्रयोग, तो स्थिति हो जाएगी सह हरि। अब एक सूत्र जस्ट हम इसमें यहां बताएंगे। उस सूत्र के द्वारा जो सह है ना बच्चा, सह को सह के स्थान में हो जाता है स, तो ये बन जाएगा स हरि। स हरि अव्यय संज्ञक है, प्रातिपदिक संज्ञक है। प्रातिपदिक संज्ञक होने से स्वादि की उत्पत्ति होगी, अव्यय संज्ञा होने से अव्ययदाप सुपह से इसका लुक हो जाएगा। अदंत है नहीं, इसलिए नाभ्य भावात् दतुंत पंचम में ऐसे बचा नहीं पाएगा विभक्ति को, लुक हो जाएगा। इसका लुक कर देना, रूप बन के तैयार हो जाएगा सहरि। सह को स कैसे हुआ आगे वहां लिखा है, देखिए। हरे सादृश्यम सहरि वक्ष्यमाणेन सहस्य सह। वक्ष्यमाणेन माने वक्ष्यमाण माने आगे कहा जाने वाला। वक्ष्यमाण शब्द का अर्थ है आगे कहे जाने वाले, जो एक नियम माने एक सूत्र आने वाला है, उसके द्वारा तृतीया है ना, सहस्य सह, सह के स्थान पर स ऐसा आदेश हो जाता है। ठीक है, वो आगे आने वाला नियम क्या है? वो ये है, अव्ययी भावे चा काले। ये नियम कहता है सहस्य सह स्यात्। अव्ययी भावे, सह को स हो जाता है अव्ययी भाव समास में, न तू काले। काल अर्थ नहीं होना चाहिए, माने वो समयवाचक नहीं होना चाहिए वो सब, तो वहां तो सदृश अर्थ का वाचक है, इसलिए इस सूत्र से सह को स कर लेना। अब यथा के हम चारों अर्थ को कर चुके हैं। यथा के चार, यथा के बाद फिर कौन सा अर्थ है सूत्र में? आनुपूर्व्य, है ना। आनुपूर्व क्या होता है? आनुपूर्व माने क्रम सा। ठीक है, जैसे सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, एक ये क्रम है। अथवा क्रम ऐसे भी हो सकता है छोटे से बड़े की तरफ। क्यों? इसी को कहा गया वहां ने आनुपूर्व्य माने क्रम। उदाहरण दिया है अनुज्येष्ठम। क्या दिया है? इसका लौकिक विग्रह वाक्य से पहले लिखा है ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण इति अनुज्येष्ठ। ठीक है, कैसे सिद्ध करोगे? ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण, ये लौकिक विग्रह तो ही गई, और ये अनुज्येष्ठम इसमें से निकाल लेना ये अलग से, ये समास है। कैसे करना है? ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण, लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह वाक्य क्या दिया बोलो? ज्येष्ठ नस, ज्येष्ठ में ठ होता है बच्चा, ठीक है, मत लिखना। और आनुपूर्व अर्थ को कहने के लिए अनु आ जाएगा, ऐसा ही किया है ना। अब ये है समर्थ सुबंत, ये है अव्यय, दोनों का समास हो जाएगा। प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति लुक, अनु का पूर्व प्रयोग बन जाएगा अनुज्येष्ठ। अनुज्येष्ठ ये प्रातिपदिक संज्ञक है, एक दिश विकृत न्याय न है, तो स्वादि उत्पत्ति होगी। अव्यय संज्ञक है अव्यय भावश्च से, तो अव्ययदाप सुपा करके सुप का लुक प्राप्त होगा, परंतु ये अदंत अव्ययी भाव है, तो यहां पर तो लुक न होगा, बल्कि इसके स्थान पर
अम हो जाता है, और कहां कहां अम होता है आप ये जानते ही हैं। तो आपका रूप बन जाएगा अनुज्येष्ठम। बन गया ना। अनुज्येष्ठम का अर्थ क्या होगा? ज्येष्ठ से अनुपूर्वेण, मतलब ज्येष्ठ के क्रम से। हाँ, पहले माने कोई वस्तु लाया कि पहले भाई बड़े को दो, फिर छोटे को, उससे छोटे को दो, ऐसे करके उसे कहेंगे अनुज्येष्ठम। ज्येष्ठ के अनुक्रम से, मतलब ज्येष्ठ के क्रम से। समझ गया गौरव? चल, इसके बाद कौन सा अर्थ है? हाँ, यौग पद्य दिया ना। यौग पद्य का उदाहरण इधर दिया गया है, चक्रेण युगपथ इति विग्रहे। ये तो विग्रह वाक्य दे दिया है ना, चक्रेण युगपथ। और इसका जो उदाहरण है वो आगे लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वही जो सूत्र भी दिखाया था, अव्ययी भावे चाकाले, वो लगता है। तो विग्रह को याद रखिएगा, ठीक है। वैसे सूत्र को यहाँ भी दिया जा सकता था, जहाँ पर सह को स किया है, वहां क्या प्रयोग बनाया था आपने? हरे है सादृश्यम साहरी, पर ग्रंथकार ने उसे वहां लिखा है, वहां समझ लीजिए। अर्थ कौन सा था भाई? युगपथ। युगपथ माने क्या होता है? एक साथ। युगपथ का अर्थ होता है एक साथ, ठीक है। उदाहरण है इसका उसी योग पद्य जो है ना, सूत्र में जो आया है वही है। योग पद्य मतलब युगपथ का भाव योग पद्य कहलाता है, एक साथ देखे जाने का भाव। उदाहरण है सचक्रम। क्या उदाहरण है इसका? लौकिक विग्रह वाक्य क्या था? अभी मैंने कहा था, याद रखा, चक्रेण युगपथ, माने चक्र के साथ। माने वो भगवान विष्णु को देखता है तो वो चक्र के साथ उन्हें देखता है। चक्रेण युगपथ माने चक्र के साथ, ठीक है। ठीक है, हमने चक्रेण युगपथ ऐसा विग्रह किया। ये तो लौकिक विग्रह है ना। अलौकिक विग्रह क्या होगा? बोलो। चक्रटा। जो यौगपद्य अर्थ है बच्चा, उसको ध्यान दो, उसको कहने के लिए सह आया। अभी सह सादृश अर्थ को कहने के लिए भी आया था सहरी में। ये कितनी जगह आता है सह, किन अर्थों को कहने के लिए, इन्हें थोड़ा ध्यान से देखना, आप कंफ्यूज ना हो जाएं कभी, ठीक है। तो चलो, चक्रटा सह यहाँ किस अर्थ को कह रहा है? यौगपद्य अर्थ को अथवा युगपथ अर्थ को कह सकते हो ना। तो इस अव्यय का जो कि यौगपद्य अर्थ में विद्यमान है, समर्थ सुबंत के साथ में समासत्वात् प्रातिपदिकत्वात् विभक्ते लुक अथवा शुभ लुक, शुभ लुक अनंतरम सह इत्यव्यस्य उपसर्जन संज्ञा, उत्सर्जनम पूर्वम इत्यनेन पूर्व प्रयोगे कृते बन जाएगा ये सह चक्र। सह चक्र में अव्ययी भावे चाकाले से सह के स्थान पर स हो जाएगा। अव्ययी भाव समास होने पर न तू काले, यहाँ काल अर्थ नहीं है। सह को स कर देना तो रूप बन जाएगा क्या? सचक्र। सचक्र ये प्रातिपदिक संज्ञक है, अव्यय संज्ञक भी है, अव्यय दाप सुपा प्राप्त है, किंतु ये अदंत अव्ययी भाव है। तो नाव्ययी भाव दतों तो पंचम्या, सु को अम कर देना, अम करके अमी पूर्वा करोगे तो यही रूप आपको प्राप्त हो जाएगा सचक्रम। भगवान के ध्यान में आता है सशंख चक्रम, सशंखम, सचक्रम, सकिरीटम, सकुंडलम आता है ना। उनका अर्थ क्या होगा? चक्र के साथ, शंख के साथ, किरीट के साथ। किरीट किसे कहते हैं बच्चा? हाँ, कुंडल तो जानते ही हो। बस कहा कि ये क्यों सूत्र में कह रहे हो कि काल अर्थ में तो सह को स्वभाव नहीं होता। कहा कि काले तु सह पूर्वाण्डम, यहाँ जो पूर्वाण्ड है ये कालवाचक है। पूर्वाण्ड कहते हैं दिन के पहले वाले भाग को। दिनस्य पूर्व भाग पूर्वाण्डम, जैसे ये अब जो चल रहा है 10 बजे से है, और बल्कि इसके पहले वाला भाग, बीच वाला मध्याह्न हो जाता है, मध्याह्न के बाद वाला अपराह्न है। हाँ, मध्य के बाद अपर अन्न, मतलब अन्न का अगला भाग, दिन का अगला भाग। तो सह पूर्वाण्डम बना क्योंकि कालवाचक शब्द है, वहां सह को सह नहीं हुआ। समझ गए बच्चा? चल अब मुझे बता इसके बाद क्या है, कौन सा अर्थ है? सादृश्य अर्थ है बच्चा, ठीक है। यौगपद्य सादृश्य आ गया। क्या क्या किम उदाहरणम? सखीति उदाहरणम। अस्य लौकिकम विग्रह वाक्यम किम? सदृशः सख्या इति लौकिकम विग्रह वाक्यम। अलौकिक क्या होगा?
सखी टा। यहां पर सदृश अर्थ को भी ये सह कह रहा है, ठीक है। इसका समास कर दिया सखीटा के साथ प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति लोक, और वो सब जानते ही हो आप। स्थिति हो जाएगी सह सखी। सह को इस सूत्र के द्वारा अव्ययीभाव समास में जहां सह दिखाई दे गया तो उसको स हो जाना है, बस वो काल अर्थ में नहीं होना है। तो सह को स कर दिया, स सखी। और स्वादि उत्पत्ति करना प्रातिपदिक संज्ञा रब्बेदाप सुपह से सुप का लुक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बचा नहीं पाएगा ना विवाह पंचम्या, क्योंकि ये इकारांत है अदंत। तो फाइनली रूप आपका बन के तैयार हो जाएगा स सखी। समझ में आई बात? कह रहे ऐसा क्यों किया आपने? भाई ध्यान रखना चाहिए था। सादृश्य अर्थ तो एक बार यथार्थ में ही निकल चुका है। यथा का जो लास्ट अर्थ था, 4 अर्थ होते थे। कौन कौन से? योग्यता, चौथा साधन। अभी कुछ बच्चों ने याद नहीं किया है ना, याद कर लेना 4 और। हाँ, छोटे प्रश्न में लिखने को आ सकता है यथार्था के, हाँ यथार्थ लेख्य ऐसे कुछ आ जाएगा। तो हाँ, अब ये बच्चा ध्यान दो, यहां पर क्या के सादृश्य अर्थ तो यथार्थ में निकल गया है। फिर पाणिनि जी को पता थी, तो फिर आगे चल के उन्होंने सूत्र में फिर सादृश्य ग्रहण क्यों कर दिया द्वारा से? वो तो यथा के अर्थ में इंक्लूड है। तो उसके लिए बता रहे हैं, आगे की लाइन है कुछ कह रही है, यथार्थत्वे नैव सिद्धे। ये जो ससखी बनाया, यहाँ तो सादृश्य अर्थ यथा का अर्थ है, वो मान करके ही सिद्धे माने समास सिद्ध हो जाता, ठीक है। पुनः सूत्र में सादृश्य ग्रहण क्यों किया? तो उसका उत्तर दिया, पुनः सादृश्य ग्रहणम, पुनः सादृश्य ग्रहणस्य इदं फलम वर्तते गुणभूतेपि सादृश्ये यथा स्यात् इत्येवमर्थम। द्वारा से सादृश्य ग्रहण इसलिए किया कि गुणभूतेपि सादृश्ये यथा स्यात्, जहां पर गुणभूत भी सादृश्य हो, मतलब गुण के रूप में भी सादृश्य हो, तो वहां पर समास विधान करने के लिए कि कैसे गुणभूत सादृश्य क्या होता है, उदाहरण से बहुत क्लियर हो जाएगा। पहले जो उदाहरण दे रखा है यथा के अर्थ में, वहां सहरि उदाहरण दिया है, ठीक है। और यहां जो उदाहरण दिया वो सखी उदाहरण दिया। कहने का मतलब ये है, जहां पर रूप को लेकर के सादृश्य हो केवल, ठीक है। जैसे भगवान विष्णु का जिस प्रकार का स्वरूप है, वैसा ही स्वरूप यदि कोई नट धारण करता है तो वो सहरि बोला जाएगा, उसमें हरि के गुण नहीं है। सखी जो उदाहरण दिया वो इसलिए कि उसमें सखी के सदृश गुण है, समझ रहे हो, सखी के सदृश गुण है। तो जहां गुणों का सादृश्य देख रहे हो, तब तो ये दूसरा जो जहां सादृश्य अर्थ ग्रहण किया उसके द्वारा समास करना। और जहां गुणकृत सादृश्य नहीं है, यत्र गुणभूत सादृश्यम नास्ति केवल स्वरूप सादृश्यम अस्ति, तब वहां पर जो यथार्थ में जो सादृश्य अर्थ आया है उसके साथ में समास करना। ये दीक्षित जी कहना चाह रहे हैं। बात लगी क्या नहीं? हाँ, क्या समझा उत्तम? थोड़ा एक बार बता। बोल, आ रहा था, घबरा नहीं। नहीं कह पा रहा, गौरव कहेगा। गौरव बता। प्रश्न है कि यथार्थ के चक्र जो छोटा जो है आप सादृश्य है, तो दोबारा से पार्टी में सादृश्य क्यों करेगा? तो इसका उत्तर है कि जहाँ पर गुणों से सादृश्य ली जाएगी, तो आपने ये वाले सादृश्य से इस सादृश्य अर्थ में ही समास किया, इसलिए उन्होंने दूसरे सादृश्य। और जहां पर स्वरूपकृत सादृश्य होगा मात्र, तब कैसे समास होगा? तो मतलब तब क्या मान करके समास होगा? यथा का अर्थ जो सादृश्य है वो मान करके समास होगा। तो अस्माभि किम पठितम इतः पूर्वम सचक्रम इत्यत्र कः समासः, विग्रह कः चक्रेण युगपत्, कस्मिन् अर्थे समासः, यौगपद्यार्थे समासः। अस्तु, सहस्य स्थाने स आदेश केन सूत्रेण भवति? यत्र अव्ययीभाव समासः अस्ति तत्र सहस्य स, परंतु अकाले अर्थे काल भिन्नार्थे भवति। सदृशः सख्या ससखी, ससखी इत्यत्र कस्मिन् अर्थे समासः?
सादृश्यार्थे अत्र किम अव्ययमस्ति स सखी इत्यत्र सह इति अव्ययम् तस्य केन सह समासः सखीटा सुबन्तेन सह समासः भवति अतः सखीटा इत्यनेन सह समासः ससखी इति रूपं सिद्धम् ससखी इत्यत्र यथा शब्दस्य चत्वारः अर्थाः भवन्ति इति जानन्त्येव भवन्तः तत्र योग्यता वीप्सा पदार्थानतिवृत्ति सादृश्यानि चतुर्थः अर्थः सादृश्यमिति वर्तते सादृश्यार्थे अत्र समासः स्यात् ससखी इत्यत्र यतोहि यथा शब्दस्य चतुर्थः अर्थः सादृश्यमिति तस्मिन् अर्थे एव समासः स्यात् पुनः अव्ययम् विभक्ति इति सूत्रे सादृश्यार्थस्य ग्रहणं पुनः द्वितीयवारं किमर्थं कृतम् इति प्रश्नः अस्य प्रश्नस्य किमुत्तरं वदन्तु गुणभूतेऽपि सादृश्ये यथा स्यात् इत्युक्ते समासः स्यात् गुणभूतेऽपि सादृश्ये समासः स्यात् इत्येवमर्थं पुनरपि अव्ययम् विभक्ति समीप समृद्धि इति सूत्रे सादृश्य ग्रहणं कृतम् अर्थात् पूर्वोक्तः यः अर्थः वर्तते यथार्थेषु यः सादृश्यार्थः तस्मिन् अर्थे तु तत्र कीदृशं सादृश्यं विवक्षितं स्वरूप सादृश्य मात्रम् अनेन स्पष्टतः आगच्छति यत्र स्वरूपकृतं सादृश्यमस्ति तत्र तु यथार्थेनैव समासः कर्तव्यः अथ च यत्र गुणेषु अपि सादृश्यं स्यात् अथवा यथा सदृशं सख्या ससखी इत्यत्र सख्युः गुणं केनापि समानं वर्तते अतः सदृशः सख्या इत्युक्ते सखी अर्थात मित्र के गुण के समान तो अत्र गुणभूतेऽपि सादृश्यमस्ति यथा गुणाः सखी मध्ये वर्तते गुणाः वर्तन्ते तथैव अत्रापि तादृशा एव गुणाः सन्ति इति कृत्वा ससखी इति प्रयोगः भवति तो यत्र गुणसादृश्यमपि अस्ति तदर्थं सादृश्यग्रहणं पुनरपि पाणिनिना कृतम् अस्तु अग्रे सरामः सादृश्यात् परं कः अर्थः आगच्छति संपत्ति अस्य उदाहरणं मूले लिखितं सक्षत्रम् इति संपत्ति अर्थे अत्र समासः प्रश्नः भवति संपत्ति अथ आदौ एवं ज्ञेयं सक्षत्रम् इत्यत्र कस्मिन् अर्थे समासः संपत्ति अस्य विग्रहवाक्यं किम् क्षत्राणां संपत्ति इति अलौकिकं विग्रहवाक्यं कथं भविष्यति क्षत्र आम कुर्मः वा अथवा भिस् कुर्मः यतोहि अत्र संपत्ति अर्थे सह अस्ति संपत्ति अर्थे सह तस्य योगे तृतीया स्यात् यद्यपि लौकिक विग्रह वाक्ये सह न दृश्यते तत्र संपत्ति इति अर्थः दृश्यते अतः षष्ठ्यन्तेन तत्र विग्रहः भवति क्षत्राणां संपत्ति इति तत्र एवं कदापि विग्रह न भवति क्षत्रैः संपत्ति परन्तु संपत्ति अर्थे अत्र सह अस्ति अतः विग्रह वाक्ये भिस् आगच्छति तृतीया यतोहि क्षत्राणाम् इति बहुवचनं तृतीयाया बहुवचनं भिस् किं लिखितं भिस् लिखितमस्ति अस्तु अतएव वदामि अत्र सह वर्तते सह योगे तृतीया भवति अलौकिक विग्रह वाक्ये सह दृश्यते अतः अलौकिक विग्रह वाक्ये तृतीया लौकिक विग्रह वाक्ये सह न दृश्यते तत्र तु संपत्ति इति अर्थः साक्षात् पठितः अतः तत्र तृतीया न दृश्यते तत्र षष्ठी अस्तु अवगत अग्रे सरामः अत्र संपत्ति अर्थे अव्ययम् विभक्ति इति सूत्रेण समासे कृते समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा भवति अस्य प्रातिपदिकत्वात् विभक्तेः लुक् भिस् इत्यस्य लुक् सः इत्यस्य पूर्वप्रयोगः सः क्षत्र इति स्थिते किं वर्तते अत्र अव्ययभावे च काले इति सूत्रेण सहस्य स्थाने सादेशे कृते सक्षत्र इति इदानीम् अदन्तव्ययी भाव वर्तते अत्र सछत्र इति पदम् अदन्तव्ययी भाव तेन अत्र विभक्ति उत्पत्ति तो भवति किन्तु तस्य अव्ययदाप्सुप इति सूत्रेण लुक् न भवति अपितु सु और तस्य स्थाने
अमादेशे कृते किम सक्षत्रम इति अमी पूर्व इत्यनेन पूर्वरूपे कृते सक्षत्रम इति रूपम सिद्ध्यति। इदानीं मूलकारः अत्र प्रश्नं करोति। पूर्वं मद्राणां समृद्धि इत्यत्र समृद्धि अर्थः आगतः, पुनः अत्र संपत्ति अर्थे समासः कृतः, तेन प्रश्नः समुदेति समृद्धि संपत्ति मध्ये भेदः भवति वा, समृद्धि संपत्ति उभयत्र भेदः अस्ति वा, यतो हि सूत्रकारेण पूर्वं समृद्धि अर्थे समासः विहितः, इदानीम् अत्र आगत्य संपत्ति अर्थे समासः कृतः, तो संपत्ति समृद्धयोः कश्चन भेदः अस्ति न वा, तं भेदं भट्टोजी दीक्षितः अत्र उपवर्णयति इत्युक्ते लिखति। समृद्धि का नाम समृद्धि है, किम समृद्धि है, किम नाम समृद्धि तथा उच्यते रिद्धेः आधिक्यम समृद्धि। समृद्धि इत्युक्ते रिद्धेः आधिक्यम, रिद्धि का आधिक्य होना समृद्धि है। संपत्ति ही अनुरूप आत्म भावः संपत्ति, अनुरूप आत्म भावः यत्र भवति सः सा भवति संपत्ति, आत्मभावः संपत्ति। तो रिद्धे आराधिक्यम इत्युक्ते समृद्धि यह फर्स्ट स्टेज है जहां पर रिद्धि की अधिकता होगी, अर्थात धन क्या चीज कही जाती है, पशु भी धन होता है, मनुष्य भी धन है, केवल रुपया ही धन नहीं है, अन्न भी धन ही है, ठीक है। तो इन सब से युक्त होना समृद्धि है, उसे क्या कहा जाता है, रिद्धे आधिक्यम, रिद्धि की अधिकता होना समृद्धि है। तो अनुरूप आत्म भाव, बस अपने अनुरूप आत्म भाव उसे संपत्ति कहा जाएगा। अनुरूप आत्म भाव का मतलब है जितना जरूरत उतना होना संपत्ति कहलाएगा, ठीक है। तो अनुरूप आत्म भावः संपत्ति इति भेदः इत्यस्मात् कारणात् पाणिनिना समृद्धि अर्थे समासः पृथक् विहितः, संपत्ति अर्थे समासः पृथक् विहितः है। भगवान से आरती में क्या मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, संपत्ति माने अनुरूप आत्म भाव, बस इसलिए बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। सुख समृद्धि घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ऐसे कहें तो कुछ ज्यादा आएगा मुझे लगता है इस मत के अनुसार देखा जाए तो। चलिए इसके बाद कौन सा अर्थ है, संपत्ति साकल्य, साकल्यार्थ, साकल्य माने संपूर्ण, कुछ विशेष न बचना है, संपूर्ण। तो साकल्य अर्थे समासस्य उदाहरणम अस्ति सतृणम, किम उदाहरणम, अत्ति इति अत्र क्रियापदम वर्तते, अत्ति अदधातोः अत्ति इति रूपम भवति। उदाहरणं सतृणम इत्येव। अस्तु, सतृणम इत्यस्य लौकिकं विग्रह वाक्यं किम, तृणम अपि अपरित्यज्य, अपरित्यज्य तृणम अपि अपरित्यज्य, तिनके को भी न छोड़ता है। परित्यज्य माने छोड़ना, अपरित्यज्य माने न छोड़ना, माने पूरा खा ले, संपूर्ण में तात्पर्य है, क्योंकि साकल्य अर्थ है ना, ये सभी जो है समास हो रहा है, नित्य समास है, इसलिए अविग्रह वो अश्वपद विग्रह सब जगह चल रहा है। तो तृणम अपि अपरित्यज्य, तिनके को भी नहीं छोड़ता है, यानी कि पूरा खाता है। कहने का प्रसंग क्या है कि किसी को पत्तल में भोजन दिया गया है, ठीक है, और उसने पत्तल को पूरा साफ कर दिया, उसके लिए कहा जाता है देखो ये तिनका भी नहीं छोड़ता। तिनका भी नहीं छोड़ता का मतलब ये है कि पूरा भोजन करता है, कुछ भी छोड़ता नहीं है थाली पत्तल में, ठीक है। विग्रह करते हैं, ये तो लौकिक हो गया। अलौकिक विग्रह क्या रहेगा, तृण का सह, अम पर मत जाओ, तुम विग्रह करते वक्त यहाँ नजर रखो इस पर, बने हुए रूप पर, क्योंकि सह को सह करना है। तो तृण टा सह, सह के योग में तृतीया, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति लुक कर लेना, सह इति अभ्यस्य उपसर्जनम, उपसर्जन संज्ञा, प्रथमादृष्टम समास उपसर्जनम, पूर्व प्रयोग सह तृण, और अव्ययीभावे चाकाले सतृण अदन्तव्ययीभावः वर्तते इति कृत्वा सुस्थाने अमादेशे सतृणम इति सिद्धम्। सतृणम अत्ति माने पूरा खा जाता है, इसका मतलब ये नहीं है सतृणम अस्ति तिनके सहित खाता है, तिनके सहित खाता है, ये अर्थ नहीं है इसका। इसलिए मूलकार ने लिखा सतृणम अस्ति का अर्थ है साकल्येन इत्यर्थः, साकल्येन माने समग्र रूप से खा जाता है, पूरा खा जाता है, अत्ति, तो इसका अर्थ हो जाएगा साकल्येन। फिर मूलकार और भी आगे लिखते हैं
कि न तु अत्र तृण भक्षणे तात्पर्यम, यहाँ तिनके खाने में तात्पर्य नहीं है कि सब तृणम अस्ति, कि तिनकों के साथ खाता है, भोजन भी खाता है तिनके भी खाता है, इसमें तात्पर्य नहीं है। सतृणम अस्ति का तात्पर्य है साकल्ये न भुंगते, पूरे रूप से पत्तल को खाता है। ठीक है, न तो अत्र तृण भक्षणे तात्पर्यम, तृण भक्षण में यहाँ पर तात्पर्य नहीं है जी। जैसे साक्षात्कार में सा के ऊपर तृतीया विभक्ति हुई, जी जी, ऐसे सहारी कहाँ पर सहारी के ऊपर तृतीया विभक्ति सा को उसकी विग्रह क्या की थी हमने? हरे सादृश्यम सहारी, अरे हे सादृश्यम किया था। अरे हे सादृश्य में वहां पर भी तृतीया करनी चाहिए। वैसे भी सादृश्य अर्थ में तो तृतीया होती ही है, जहां पर सादृश्य अर्थ है तो वहां तो तृतीया होती ही है, वहां भी तृतीया करनी चाहिए। ठीक है, अरे हे सादृश्यम जब कर रहे हो तो उसका आप विग्रह कैसे करिए? हरिटा और आगे सह, वो करना है तुम्हें। यदि ऐसा उसमें लिख गया है तो ऐसा करना है तुम्हें। हालांकि कुछ पुस्तकों में विग्रह वाक्य में कई की जगह ngस भी लिख दिया है, ठीक है, पर गीता प्रेस का जो लक्कौमुदी है उसमें कुछ विग्रह वाक्य नीचे दिए गए हैं इन सबके, वहां देख लेना, इनकी विग्रह टा करके ही दी गई है। ठीक है, वो तो सूत्र के द्वारा ही होती है ना, सह के युग में तृतीया तो सूत्र द्वारा ही समर्थित है, उसमें कुछ भी वचन सामर्थ्य कहने की जरूरत नहीं। जिस काम को सूत्र करने में समर्थ नहीं होता तब हम वचन सामर्थ्य और जाने जो जो सामर्थ्य लगा पाओ वो लगाने पड़े शिष्ट प्रयोगों की सिद्धि के लिए। ठीक है, अब कौन अर्थ बचा है? अंत। तो अंते, अंत अर्थ का उदाहरण दे रहे हैं सबसे अंत में। अंत का उदाहरण लिख रहे हैं वो साग्नि। उदाहरण क्या दिया रे? साग्नि मतलब अग्नि के सहित, ऐसा ही समझोगे ना? नहीं, ये अंत अर्थ में है। ये इसका अर्थ लिखा है अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, एक क्रियापद लगा दिया बस, जैसे वहां अत्ति लगाया था। अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते, जिस व्यक्ति ने अग्नि ग्रंथ पर्यंत तक पढ़ा है उसे बोला जाएगा साग्नि। अग्नि ग्रंथ पर्यंत क्या है? तो बाल मनोरमाकार लिखते हैं कि अग्नि चयन की विधि का प्रतिपादक जो ग्रंथ है, जिसमें अग्नि चयन की विधि दी गई है, उस तक जो पढ़ता है उसे साग्नि बोला जाता है। अब मैं जिस शब्द को बोल रहा हूं, आज के जमाने में इस बात को समझना बहुत कठिन हो गया है छात्रों को। आजकल तो कैसे समझेगा कहां तक पढ़ा है, तो उसे बताया जाएगा कि नहीं ये शास्त्री तक पढ़ा है, ये आचार्य तक पढ़ा है, ये पीएचडी तक गया है, आगे वहां तक पढ़ा है, ऐसे बताना पड़ता है ना। ये बीएससी किया है, ऐसे बताना पड़ता है। ये भारतीय परंपरा नहीं थी, पठन पाठन की ऐसी रीति नहीं रही है कभी भी। यहाँ कैसे पढ़ाई होती थी? उस किताब तक अध्ययन किया है उसने, माने ये निर्धारित रहता था वहां पर कि जब ये बुक पूरी हो जाएगी तभी ये बुक ये समझ पाएगा। तो वहां ऐसे पढ़ाते थे, ये किताब पूरी हो गई अब इसके बाद ये किताब शुरू होगी, ऐसे ग्रंथों को पढ़ता था, ऐसे वो 6 शास्त्र पढ़ जाता था। पतंजलि भी बताते हैं कि पुराकल्प एतदासीत, महाभाष्य में तस्वसान्यक में कहते हैं पुराकल्प एतदासीत संस्कारोत्तरम ब्राह्मणाः व्याकरणम स्माधीयते। ऐसे ही संस्कार हो जाता था, उसके अनंतर सबसे पहले व्याकरण को पढ़ते थे। व्याकरण को पढ़ने के बाद स्वशाखोक्त वेद का अध्ययन करते थे, उसके बाद धीरे धीरे अन्य शास्त्रों में प्रविष्ट होते। एक क्रम होता था ग्रंथ अध्ययन का, क्लास क्रम नहीं था कि वो जो है पूर्व मध्यमा कर लिया तो उत्तर मध्यमा में आ जाएगा, उत्तर मध्यमा कर लिया तो शास्त्री में आ जाएगा। भले ही उसे पूर्व मध्यमा के ग्रंथ अभी नहीं लगे हों पूरे, उत्तर मध्यमा के नहीं लग पाए हों, शास्त्री के नहीं समझ पाया हो, तब भी वो उसे आचार्य में पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ तो ये था, ये किताब समझ ली है और चाहे उस किताब को तू कब तक समझ, उसमें टाइम का बाउंडेशन नहीं था। ये किताब ले 6 सेमेस्टर है, वो 6 महीने का तेरा सेमेस्टर है, इतने में पूरी पढ़ लेना तो पढ़ लेना, अगले सेमेस्टर में चला गया तो रह जाएगी, एक दूसरी और मिल जाएगी तुझे। तो ना तो इसे समझ पाता था, और जब इसे समझा ही नहीं है वो, तो अगले वाले को कैसे समझेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज बताई उसे, जैसे माना संधि बताई और संधि समझे नहीं है, आगे बात कर रहा है यंगंत यंगलोगंत प्रकरण की, तो कैसे पढ़ पाएगा आगे? है सती कुड्य चित्रम, भाई नीम तो भरी ही नहीं गई, मकान बनाए जा रहे हैं, काय पे बनेगा? इसलिए बनता ही नहीं है, उसका कुछ फल होता नहीं है। इसलिए एक ज्ञान में दूसरा ज्ञान कारण होता था। ये किताब कंप्लीट है, माने ये समझ जाएगा बात, ठीक है। तो इसलिए व्याकरण शास्त्र पढ़ा के, न्याय शास्त्र पढ़ा करके, अब उसे पाणिनि और काणाद को पढ़ा करके अन्य शास्त्रों का विद्वान तब बनाया जाता, तब वो समझता था उस चीज को। तो आजकल इसलिए वैसे विद्वान नहीं पैदा हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, बहुत
मुश्किल से इक्के दुक्के निकलते हैं। पहले गली गली में ऐसे होते थे, क्योंकि अध्ययन का एक क्रम था। भाई ये थी भारतीय परंपरा की पढ़ाई, ऐसे होनी चाहिए थी। अभी भी भले ही नई शिक्षा पॉलिसी आ गई है, लेकिन वो नई मात्र है, वो कुछ ऐसा नहीं कर पा रही है। अभी उसमें ये तो चीज आई नहीं। वहां तो किताबों पर आधारित अध्ययन होना चाहिए। ये किताब पूरी हो जाएगी, चाहे कब तक कर, तेरी क्षमता, तू इसे 2 महीने में कर, 6 महीने में कर, 1 साल में कर, और तब आगे चल, ठीक है। और वहां विषयों का खिचड़ी मिश्रण भी नहीं होता था कि तुझे सब विषय थोड़ा थोड़ा पढ़ा देते हैं। वहां तो एक विषय का जब विद्वान बन जाएगा तब आगे चल, एक में पूर्ण बन तब आगे चल। ये थी भारतीय परंपरा बच्चा, ठीक है। ऐसे पढ़ाई करते थे, तभी कुछ अच्छे अच्छे विद्वान जिनके हमें नाम सुनने को मिलते हैं तब वो होते थे। आजकल अब वैसा नहीं है। आजकल तो थोड़ा थोड़ा छौंक लगाया जाता है हर एक शास्त्र का, उसमें आधुनिक का भी छौंक अब लगने लगा है। संस्कृत विद्यार्थियों के सामने तो दोहरी समस्या, उन्हें आधुनिक भी बनना है, नहीं तो लोग, आज की जनता उन्हें कुछ समझेगी नहीं, ठीक है। और उन्हें प्राचीन भी रहना है, तो उन शास्त्रों को भी पढ़ते हैं जो उन पे तो दोहरी मार पड़ रही है। वो क्या बने तय नहीं कर पा रहे हैं। ये जो बता रहा है साग्नि अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते, भाई इस आदमी ने कहां तक पढ़ लिया है? तो तुम तो आज के, तुमसे पूछा जाएगा था, भाई इसने शास्त्री कर लिया है, हाँ ये कर लिया है। पहले कहते थे नहीं, ये साग्नि है। साग्नि है मतलब अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते, अंत अर्थ में समास है। इसका लौकिक विग्रह वाक्य क्या हो जाएगा, बोल दीजिए अब तो। सह है ना, सह यहाँ किस अर्थ को कह रहा है? अंत अर्थ को। ये सह कितने सारे अर्थों को कह चुका है, आप देख रहे हो। योगपद्य अर्थ इसने कह दिया, सादृश्य अर्थ इसने कह दिया है। तो देखना ये कितने अर्थों को कह रहा है ये सह नाम का अव्यय। इसको पकड़ना पड़ेगा तुम्हें। स क्षत्रम में वो संपत्ति अर्थ को कह गया, वो समृद्धि या संपत्ति अर्थ को कह गया है ना। और सहरी में वो सादृश्य अर्थ को कह रहा था। साग्नि में तो ये अर्थ से लगाना तुम जो है, इन्हें याद कर लेना एज स्टेज के, ये अर्थ है इसका। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति लुक किया, सह अग्नि संधि कार्य कर देना सवर्ण दीर्घ वाला, तो सहाग्नि बन जाएगा। एक दिश विकृत न्याय न प्रातिपदिक संज्ञा करोगे, अव्यय संज्ञा अभी है, अव्यय से लुक प्राप्त है। और प्राप्त क्या, ये अदंत अव्ययभाव है नहीं, तो नाभ्यवाद जब में कुछ कर नहीं पाएगा, उससे लुक हो ही जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? अरे एक चीज तो रह गई अभी तो सा को सा करना है, सवर्ण दीर्घ मत करो अभी सा को क्या कर लो, सा, और इधर अग्नि, अब सवर्ण दीर्घ करिए, क्या बन जाएगा? साग्नि, विसर्ग नहीं रहेगा। साग्नि का अर्थ क्या होगा बच्चा? ये अर्थ रहेगा। यहां तक बच्चा अव्यम विभक्त समीप समृद्धि के जितने भी उदाहरण थे, 16 तो मूल उदाहरण, यथा के 4 अर्थ और बढ़ा लो, है ना, तो ये 19 हो जाते हैं। तो ये 19 अर्थ हमने पढ़ लिए हैं।